सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम डेट आ चुकी है और आप सभी ने अपनी अपनी एग्जाम डेट को चेक कर लिया होगा। तो सभी बच्चे एक बार अपनी अपनी एग्जाम डेट कमेंट कर दो, उसके बाद में मेरे भाई हम इस क्लास को शुरू करेंगे। तो फटाफट से अपनी अपनी एग्जाम डेट कमेंट कर दीजिए, फिर बढ़ते हैं सवालों की तरफ। तो देखो मेरे भाई, आप लोगों से बोला है कि साइन ए प्लस बी अपॉन में साइन ए कोस बी का मान क्या होगा। अब जिन बच्चों को इस सवाल का फॉर्मूला याद होगा वही बच्चे इस सवाल को कर पाएंगे, वरना तो मेरे भाई कोई भी बच्चा इस सवाल को नहीं कर पाएगा। मेरे भाई यहां पर है साइन ए प्लस में बी, तो आपने ये फॉर्मूला तो खूब पढ़ा होगा कि साइन ए प्लस में बी फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है मेरे भाई साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। हाँ सर, ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब इसके नीचे बटे में लगा हुआ है साइन ए कोस बी, तो मेरे भाई इसकी जगह पर तो मैं ये फॉर्मूला लिख सकता हूं। भाई इसकी जगह पर तो ये लिख सकता हूं मैं साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और इसके नीचे लगा हुआ है ये, यानी कि ये जो है मेरे भाई इस पूरे के नीचे है। अब पूरे के नीचे क्या है, मतलब इसके नीचे भी है। भाई बटे वाली जो चीज है वो तो दोनों के नीचे ही होती है, इसके नीचे है तो फिर इसके नीचे भी होगी। तो साइन ए और कोस बी तुम्हारा मैंने कर दिया। तो इसको देखो मेरे भाई, साइन ए कोस बी साइन ए कोस बी, तो इससे तो ये कटेगा, बचेगा क्या 1 प्लस में मेरे भाई देखो कोस ए और साइन बी, तो कोस अपॉन में साइन क्या होता है सर, कोट होता है, तो कोट ए हो जाएगा। साइन अपॉन में कोस क्या होता है, साइन अपॉन में कोस टेन होता है। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है, 1 प्लस में कोट ए टेन बी, 1 प्लस में कोट ए टेन बी, ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का सवाल गलत है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको करंट अफेयर भी मिलेगी, आपको जीके भी मिलेगी, आपको रीजनिंग भी मिलेगी और मेरे भाई मैथ भी मिलेगी। इन 4 सब्जेक्ट का कंप्लीट पीडीएफ मिलेगा मात्र 100 रुपए में। साथ में अगर कोई बच्चा इस पूरे पीडीएफ को पढ़ता है तो लगभग मेरे भाई सिलेक्शन उसका पक्का होना ही है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हूबहू आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है, इस पीडीएफ से आप कम टाइम में ज्यादा तैयारी कर सकते हैं। तो जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए, इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके मात्र 100 रुपए में आप 4 सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। तो जिनको चाहिए मैसेज कर दो। अब बढ़ता हूं अगले सवाल पर। आओ मेरे भाई अगला सवाल देखते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बताओ मेरे भाई, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 760, 660, 850 या फिर मेरे भाई 560। तो मेरे भाई आप सभी को पता है कि सर बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, सभी बच्चे बताएंगे भाई कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का क्या होगा। तो आप बताएंगे कि सर 2 पाई आर, आर प्लस में एच, ये होता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 की जगह पर 2 लिखेंगे, पाई की जगह पर क्या लिखेंगे 22/7 लिखेंगे।
त्रिज्या कितनी है मेरे भाई 7 है, तो त्रिज्या की जगह पर 7 लिखेंगे। r प्लस में त्रिज्या 7 है और ऊंचाई मेरे भाई कितनी है 8 है, तो इसको 8 कर देंगे। ध्यान से देखो 7 से 7 कटेगा तो 22 दूना कितना होगा 44 होगा। 7 और 8 जोड़ेंगे तो 15 होगा। 44 गुणा 15 करेंगे तो 15 चौके 60 और 6 कितना होता है 66। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया 660 उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो सभी से रिक्वेस्ट है मेरे भाई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगले सवाल पे आ जाओ भाई, देखते हैं अगला सवाल क्या होगा। अगला सवाल है रूट के अंदर है 1 माइनस का साइन 45 डिग्री, 1 प्लस में साइन 45 डिग्री का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। बड़ा ही सिंपल सवाल है, ज्यादा कुछ मेहनत आपको नहीं करनी। देखो मेरे भाई कैसे करेंगे। सर रूट तो लगा हुआ है, हाँ मेरे भाई रूट तो लगा हुआ है। एक तो ये सीधा रूट मेरे से नहीं बनता, पता नहीं क्यों, ऐसी क्या प्रॉब्लम है मेरे अंदर। देखो भाई 1 माइनस का साइन 45 है, ये 1 माइनस का साइन 45 डिग्री है और नीचे है मेरे भाई 1 प्लस में साइन 45 डिग्री है, 1 प्लस में साइन 45 डिग्री है। तो छोटी क्लासों में तुमने हरों का परिमेयकरण पढ़ा होगा। हाँ सर पढ़ा तो है, हरों का परिमेयकरण कैसे करते हैं सर, नीचे की संख्या जैसे यहाँ पर प्लस का चिन्ह है ना, तो हम इसको माइनस का बना देते हैं, बस यही हरों का परिमेयकरण है। तो प्लस की जगह पर माइनस कर दिया, साइन 45 तो पहले से ही है, इसको ऊपर नीचे गुणा कर, ऊपर भी कर दो और नीचे भी आप कर दो मेरे भाई साइन 45। तो ये तो तुमको पता चला मेरे भाई। देखो 1 माइनस का साइन 45 यहाँ पर भी है और 1 माइनस का साइन 45 यहाँ पर भी, दोनों जगह सेम सेम है, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर, इसका हो जाएगा मेरे भाई आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन 45 का क्या होगा, साइन 45 का स्क्वायर होगा। नीचे अगर हम देखेंगे तो 1 ए प्लस में बी, ए माइनस का बी, फॉर्मूला तो पढ़ाया ना तुमने, ए प्लस बी ए माइनस का बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर 45 तुम्हारा हो जाएगा। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहां पर बचेगा तुम्हारा 1 माइनस का साइन 45 और नीचे क्या बचेगा मेरे भाई 1 माइनस का साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर होता है, तो कोस है तो स्क्वायर से रूट कटेगा, तो यहाँ पर मेरे भाई कोस 45 तुम्हारा बचेगा। तो 1 अपॉन में कोस क्या होता है, 1 अपॉन में कोस होता है मेरे भाई सेक 45 हो जाएगा। और मेरे भाई साइन अपॉन में कोस क्या होता है, साइन अपॉन में कोस 10 होता है। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है, सेक 45 माइनस का 10 45। क्लियर मेरे भाई। तो देखो सिंपल सवाल है, ज्यादा मेहनत करनी नहीं है, ये तुमको सवाल दिया हुआ है, इसको मैंने सेम टू सेम लिख दिया। आरो का परिमेयकरण छोटी क्लासों में पढ़ा है, तो यहाँ पर 1 प्लस में साइन 45, तो प्लस को बना दो माइनस, 1 माइनस का साइन 45, इससे ऊपर नीचे गुणा कर दे, ऊपर भी और नीचे भी। तो देखो 1 माइनस का साइन 45, 1 माइनस का साइन 45 सेम सेम ही है, इसका मतलब इसका स्क्वायर कर। अरे भाई मैं तुमसे बोलूं कि 2 गुणा में 2, इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। मैं तुमसे बोलूं x गुणा में x, तो इसको मैं x स्क्वायर लिख सकता हूं। तो यहाँ पर भी तो सेम ही है, इसलिए मैंने इसको कर दिया स्क्वायर। नीचे a प्लस बी ए माइनस का b, तो मेरे भाई ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो स्क्वायरों से तो रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस का साइन 45। 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा होता है, स्क्वायर से रूट कटेगा कोस बचेगा। तो 1 माइनस 1 अपॉन में कोस सेक होता है, साइन अपॉन में कोस 10 होता है। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। बेहतरीन सवाल है मेरे भाई, ऐसे ही सवाल एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको, ये मैं गारंटी देता हूं। जिस दिन भी तुम्हारा पेपर होगा तुमको ये क्लास याद आएगी कि हाँ भाई पढ़ाया तो था उस टीचर ने। आ जाइए अगले सवाल को देख, ये लो भाई,
कुछ बच्चों को ये सवाल बड़े कठिन लगते हैं और मैं बताता हूं कि मेरे भाई ये सवाल बहुत आसान है, कुछ भी नहीं होता भाई इन सवालों में। ये दिखने में कठिन होते हैं, ऐसे सवाल जो है दिखने में कठिन होते हैं, फिर टीचर आपको बेवकूफ बनाते हैं कि यार देखो ऐसे सवाल आ गए, ये तो बहुत कठिन होंगे। भाई कुछ नहीं है यार इस सवाल में। तुमसे बोला स्कूल डी में जीव विज्ञान को चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। स्कूल डी में जीव विज्ञान को चुनने वाले विद्यार्थी कुल संख्या। तो डी की बात करूंगा तो बाकी सबसे तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है, इनसे तो मुझे तो सिर्फ डी से मतलब है। तो डी में नामांकित विद्यार्थी कुल संख्या, कुल विद्यार्थी कितने हैं 800। तो जो डी क्लास की हम बात कर रहे हैं, जिस डी क्लास की बात कर रहे हैं उसमें टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल बच्चे तो 800। नामांकित विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्होंने जीव विज्ञान को चुना, तो जीव विज्ञान को चुनने वाले बच्चों का प्रतिशत, तो सर डी क्लास में प्रतिशत कितना है 20% है, तो इसका 20% निकाल लो, तो 20 बटे में क्या होगा 100 होगा। भाई प्रतिशत का मतलब 100 ही होता है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 8 दूनी 16 यानी कि 160 हो जाएगा। लो हो गया सवाल। कौन बोलता है कि ये सवाल कठिन है? कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो तुमने काम में ही नहीं लिया। अरे मैं क्यों लूं इसको काम में, ये बताओ, जब मुझे जरूरत ही नहीं है। तो तुमसे बोला था कि डी में जीव विज्ञान को चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो मेरे भाई। तो जीव विज्ञान को चुनने वाले विद्यार्थी मेरे भाई, ठीक है, तो टोटल विद्यार्थी 800 है। जीव विज्ञान को चुनने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, प्रतिशत मेरे भाई 20 है। तो 800 में से केवल 20% बच्चों ने जीव विज्ञान को लिया है। तो 20% ने जीव विज्ञान को लिया, तो 20% निकाल लिया, 160 हो गया। लो हो गया सवाल। और इसमें कौन से मंत्र पढ़ने हैं? आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये लो भाई, ये सवाल भी ठीक ठाक है, ऐसे सवाल भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल एग्जाम में आएंगे, बाद में मत बोलना कि सर तुमने पढ़ाया नहीं। मेरे भाई ध्यान से देखो, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को एम माइनस एन से मल्टीप्लाई करना है, कर दो मल्टीप्लाई, फिर क्यों बैठे हो? तो मेरे भाई देखो, एम को एम से गुणा, एम स्क्वायर को एम से गुणा करूंगा तो ये एम क्यूब हो जाएगा, प्लस में एम स्क्वायर, सॉरी प्लस क्यों आएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा ना मेरे भाई, ध्यान से देखो इसके आगे माइनस है। तो एम स्क्वायर को एन से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर एन हो जाएगा, प्लस में मेरे भाई देखो एन स्क्वायर को एम से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर एम, और एन स्क्वायर को एन से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे भाई एन क्यूब, माइनस मेरे भाई इसको देख लो एम माइनस का एन का क्यूब। तो सीधी सी बात है, फॉर्मूला तुमको पता ही होता है कि ये होगा एम क्यूब माइनस का एन क्यूब माइनस का 3 एम स्क्वायर एन प्लस में 3 एम एन स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमारा बनता है। अरे तुमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, ए माइनस बी का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, माइनस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर। तो सेम ही तो किया है मैंने, एम माइनस का एन का क्यूब किया है, तो एम क्यूब माइनस का एन क्यूब माइनस में 3m स्क्वायर एन प्लस में 3m एन का स्क्वायर। बटा में मेरे भाई क्या है सर, बटा में तो तुम्हारा ये चल ही रहा है कि एम स्क्वायर एन माइनस में एम एन स्क्वायर। अब जिनको मैथ आएगी ना वो तो एक ही स्टेप में सवाल को रगड़ देंगे, ठीक है, जिनको मैथ आती है ना वो तो एक ही स्टेप में सवाल को रगड़ देंगे। अब मुझे तो मेरा काम तो मैथ सिखाना है, इसलिए मुझे तो अगला स्टेप भी करना पड़ेगा, वरना आगे इस सवाल को करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखो मेरे भाई कैसे, एम क्यूब का एम क्यूब में लिख सकता हूं एम स्क्वायर एन प्लस में एन स्क्वायर एम माइनस का एन क्यूब, इसको माइनस से गुणा करूंगा तो माइनस का एम क्यूब होगा, माइनस को माइनस से गुणा करूंगा तो प्लस का एन स्क्वायर होगा, माइनस को माइनस से गुणा करूंगा तो 3m स्क्वायर एन होगा, और माइनस को प्लस से गुणा करूंगा तो 3m एन स्क्वायर होगा। और बटा में मेरे भाई क्या होगा सर, बटा में तो ये चल ही रहा है तुम्हारा एम स्क्वायर एन माइनस का एम
n का स्क्वायर। तो मेरे भाई देख कैसे करेंगे, प्लस के m क्यूब से माइनस का m क्यूब कट गया, माइनस के n क्यूब से प्लस का n स्क्वायर, सॉरी क्यूब है ना ये, तो ये भी तुम्हारा कट गया। अब देखो यहाँ पर 3 है, अब 3 में से इस एक को घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो 2 m स्क्वायर n बचेगा। यहाँ पर भी 3 m स्क्वायर n है और इसमें से इसको घटाऊंगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, यहाँ पर भी 2 बचेगा, m स्क्वायर सॉरी m n का स्क्वायर बचेगा। और नीचे तो मेरे भाई ये चल ही रहा है तुम्हारा m स्क्वायर n और m n का स्क्वायर। तो मेरे भाई देखो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 को तो ले लो बाहर और बाकी इनसे तो ये आपस में कटी जाएंगे। 2 ही तुम्हारे सवाल का आंसर बचेगा और इसमें कुछ भी नहीं करना। तो इसीलिए मैंने बोला था कि अगर किसी बच्चे को मैथ आती तो वो बच्चा इसी स्टेप में इस सवाल को कर देता, उसको आगे इस सवाल को करने की कोई जरूरत नहीं थी। उम्मीद करूंगा अब के बाद में तुमको भी नहीं पड़ेगी। मैंने कुछ भी नहीं किया भाई, इन ब्रैकेटों को इस ब्रैकेट से गुणा किया, तो ये देखो m स्क्वायर को m से गुणा करूंगा तो m क्यूब आएगा, m को n से गुणा तो m स्क्वायर n आएगा, इसको इससे करूंगा तो n स्क्वायर m, इसको इससे करूंगा तो n क्यूब आएगा। फिर इसको मैं खोलूंगा तो ये आएगा, आगे चिन्ह माइनस का है तो माइनस से गुणा करूंगा तो जो माइनस का है वो तो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। आपस में काटा पिटी करूंगा, 2 आंसर बचेगा। एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचने के बाद वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा जबकि वस्तु को विक्रय मूल्य के 3/8 पर बेचने पर 45% की हानि होती है। सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या। बिल्कुल सिंपल सवाल है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, ज्यादा कुछ आपको इस सवाल में नहीं करना। तो देखता हूं मेरे भाई आप में से कितने बच्चे इस सवाल को करेंगे। तुमसे बोला एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचने के बाद वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा जबकि वस्तु को विक्रय मूल्य के 3/8 पर बेचने पर 45% की हानि होती है। याद रखना 45% की हानि हुई है। तो माना मेरे भाई क्रय मूल्य कितना है, माना क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 100 रुपए है। मान लेता हूं कि क्रय मूल्य कितना रुपए है, क्रय मूल्य 100 रुपए है। तो सर 45 की हानि हुई है, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य मेरे भाई 55 रुपए होगा। विक्रय मूल्य कितने रुपए होगा, 55 रुपए। याद रखना मेरे भाई 100 रुपए की चीज को 55 रुपए में बेचोगे तभी तो 45 की हानि होगी। देख लो भाई 100 में से 55 को घटाऊंगा तभी तो 45 होगी। सही बोल रहा हूं मैं। तो मेरे भाई अगर क्रय मूल्य तुम 100 रुपए मानते हो तो फिर विक्रय मूल्य तुम्हारा कितना होगा, 55 रुपए होगा, क्योंकि 45% की हानि पर इसको बेचा है। सर यहां पर तो तुम्हारा विक्रय मूल्य कितना आया, 55 रुपए आया, लेकिन यहां पर क्या बोला है कि विक्रय मूल्य के 3/8 पर बेचने पर। अब वास्तविक विक्रय मूल्य तो मुझे नहीं पता कितना है। अरे ये वास्तविक थोड़ी है, ये तो मैंने माना है, ये आंसर थोड़ी है, सवाल में कहीं थोड़ी लिखा हुआ है 55, ये तो मैंने माना है। तो वास्तविक विक्रय मूल्य कितना है वो तो मुझे नहीं पता। तो मेरे भाई सर तुम लिखो, अब तुम ये लिखो कि वास्तविक विक्रय मूल्य, ठीक है, वास्तविक विक्रय मूल्य कितना है, तो वास्तविक विक्रय मूल्य कितना है, तो वास्तविक विक्रय मूल्य जो भी है मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन उसके 3/8 पर इसको बेचा जाता है। तो उसके मेरे भाई किस पर बेचा जाता है, 3/8 मूल्य पर बेचा जाता है। तो हमारे सवाल में तो बोला है कि इतने में बेचा गया, सवाल में तो बोला है कि विक्रय मूल्य के 3/8 में बेचा गया, और मैं बोल रहा हूं कि 55 रुपए में बेचा गया। तो ना तो सवाल गलत है ना मैं गलत हूं, तो सवाल मेरे बराबर होगा, यानी कि 55 रुपए के बराबर होगा। तो वास्तविक विक्रय मूल्य तुम्हारा कितना आएगा, वास्तविक विक्रय मूल्य आएगा, ये इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 55, नीचे 8 है तो ये तो चला जाएगा ऊपर, और ऊपर 3 है ये आ जाएगा नीचे। तो इसको गुणा कर 55 गुणा में 8 करेंगे, 8 45 8 45 440 बटा में आएगा 3। तो इसको भाग देंगे तो आएगा 3 एकम 3,
तीन चौके 12 और तीन छह 18, 146 पॉइंट में 66। तो 146.66 को लगभग मैं 147 लिख सकता हूं। 147 यहां पर लिख सकता हूं भाई। अरे उसने निकटतम पूर्णांक में निकटतम पूर्णांक बोला है। 146.66 को लगभग 147 लिख सकता हूं। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, 100 रुपए की चीज कितने में बिक गई? 147 रुपए में बिक गई। 100 रुपए की चीज 147 रुपए में बिक गई, तो लाभ कितने का हुआ है? 47 रुपए का हो गया। अरे 100 रुपए की चीज को 147 में बेचोगे तो 47 का ही तो लाभ होगा। ठीक है। तो मेरे दोस्त, सवाल में मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने माना कि क्रय मूल्य मेरा 100 रुपए है, तो 45 की हानि हुई है, तो 55 रुपए में बिकेगा। लेकिन सवाल में तो कुछ और बोला है। सवाल में बोला कि जो भी वस्तु का विक्रय मूल्य है उसके 3/8 पर बेचा गया है। अब वास्तविक विक्रय मूल्य तो मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन मुझे ये पता है कि जितना भी तुम्हारा विक्रय मूल्य है ना, उसके 3/8 पे बेचा, तो मैंने इसको 3/8 से गुणा कर दिया, तो इतने में बेचा है। लेकिन मेरे अनुसार तो इतने में बेचा है, तो मेरे 55 इसके बराबर होगा। तो नीचे 8 है, ये चला जाए ऊपर, और ऊपर 3 याद है नीचे, काटा पीटी करेंगे 146.66 आएगा। अब 146.66 को 147 में लिख सकता हूं। तो 100 रुपए की चीज 147 में बिकेगी, तो मेरे भाई 47 रुपए का लाभ होगा। तो भाई इंटरेस्टिंग सवाल है, अच्छा सवाल है। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हर एक सवाल को लगभग 2 या 3 बार रिपीट कर रहा हूं। जिन बच्चों की मैथ बिल्कुल जीरो है ना, उन बच्चों को भी ये सवाल समझ में आ जाएगा। अब बताओ भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या? तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट कर दो मेरे भाई। मेरे भाई, आप लोगों से पूछा है कि मध्य अनुपाती क्या होगा। तो मध्य अनुपाती का फॉर्मूला याद है ना आपको? आपको मेरे भाई मध्यानुपाती का फॉर्मूला पता है ना? मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में a गुणा में b। अंडर रूट में a गुणा में b मध्य अनुपाती का फॉर्मूला होता है। तो अंडर रूट में a का मान है 0.04 गुणा में b का मान है 0.36। इनको अगर मैं आपस में गुणा करूंगा तो 0.36 गुणा में 4 यानी 144 आएगा। तो दो संख्या छोड़कर यहाँ पर दो संख्या यानी कि 4 संख्या छोड़कर पॉइंट लगेगा। ठीक भाई, तो ये हो जाएगा 0.0144 और इसके ऊपर रूट है। 144 तो तुमको पता है ना किसका होता है? सर 12 का। किसका होता है मेरे भाई? 12 का होता है। अब 4 संख्या छोड़कर पॉइंट है, इसलिए 2 संख्या छोड़कर पॉइंट लग जाएगा। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया पॉइंट 12, उनके मजे, बाकी सभी का गलत है। तो मध्य अनुपाती का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में a गुणा में b। तो a का मान है 0.4, b का मान है 0.36। तो 0.4 को 0.36 से गुणा करूंगा तो 0.144 आएगा। अब 144 तो तुमको पता है कि 12 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 4 संख्या छोड़कर पॉइंट है, तुम 2 संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दो, हो गया आंसर। भाई रूट है इसलिए 2 संख्या छोड़कर लगेगा। अगर रूट में 6 संख्या होती तो 3 संख्या छोड़कर लगता, 8 संख्या होती तो 4 छोड़कर लगता, यानी आधी संख्या छोड़कर पॉइंट लगता है। तो 4 संख्या छोड़कर, इसलिए 2 संख्या छोड़कर लगेगा। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। यदि एक 9 अंकीय संख्या तुम्हारे सामने है 72x 84 31 y और 4 है। ठीक है भाई, 9 अंकों की संख्या मेरे भाई क्या है? वो है सर 72x 84 31 y और 4, ये संख्या है। इस संख्या में ये संख्या 36 से विभाजित है। इस संख्या में 36 का भाग जाता है। 36 का भाग जाता है। 36 बोले तो मेरे भाई 36 को मैं लिख सकता हूं 9 गुणा में 4, यानी 9 चौके 36। भाई 36 को मैं 9 गुणा में 4 लिख सकता हूं, यानी कि इस संख्या में 9 का भी भाग जाना चाहिए और 4 का भी भाग जाना चाहिए। x और y प्राकृत संख्या, तो y के सबसे छोटे मान के लिए
y का सबसे छोटा मान। तो मेरे भाई सबसे छोटा मान y का क्या हो सकता है? ठीक है, तो y का सबसे छोटा मान देखो 0 हो सकता है, लेकिन इसने प्राकृत बोला है, इसने बोला है कि प्राकृत संख्या है, इसका मतलब 0 तो नहीं हो सकता। अरे प्राकृत संख्याओं में 0 आता ही नहीं है, तो सर 0 नहीं आ सकता, तो फिर 1 आएगा। तो अगर मैं y की जगह पर 1 लिख दूं, 14 लिख दूं, तो क्या 14 में 4 का भाग जाता है क्या? 4 का विभाजिता का नियम क्या है कि लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। तो 14 में तो 4 का भाग जाता ही नहीं है, मतलब एक आंसर नहीं हो सकता। सर 2 रख के देख लूं क्या? तो इसकी जगह पर 2 रख के चेक करूं। सर 24 में तो 4 का भाग जाता है, 4 6 24, यानी कि मेरे भाई y का सबसे छोटा मान क्या हो सकता है? y का सबसे छोटा मान 2 हो सकता है। भाई 1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 1 रखूंगा तो फिर 4 का भाग नहीं जाएगा, 2 रखते ही 4 का भाग चला, मतलब y का सबसे छोटा मान 2 हो सकता है। तो अगर मेरे भाई इस y की वैल्यू 2 है, अगर इस y की वैल्यू 2 है, तो फिर x की वैल्यू क्या होगी? अभी तो इसमें 9 का भाग भी तो देना है, तो 9 का भाग देने का नियम क्या? अंकों में 9 का भाग जाना चाहिए। तो मेरे भाई अंकों को देखो यार, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 और 5 कितना होता है? 14 और 5 22, 22 और 2 24, 24 और 7 कितना होता है? 31। सर 31 में तो 9 का भाग नहीं जाता, लेकिन 36 में तो जाते। 31 में 5 जोड़ दो, 31 और 5 होता है 36, और 36 में तो 9 का भाग जाता है, 9 चौका 36, यानी x की वैल्यू क्या हो सकती है? x की वैल्यू 5 हो सकती है। x की वैल्यू क्या हो सकती है? 5 हो सकती है। अब तुमको देखना है कि इसकी वैल्यू क्या, x अपॉन में y, तो x की जगह पर 5 और y की जगह पर 2, y अपॉन में x, तो y की जगह पर 2 और x की जगह पर 5। तो मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 25, 2 दूना 4 और 5 दूनी 10। तो भाई 25 में से 4 गया तो 21 बचेगा, बटे में 10। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया 21 बटे में 10, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो y का सबसे छोटा मान तुमको चाहिए था, और ये प्राकृत संख्या भी है, तो प्राकृत है तो 0 तो ले नहीं सकते, 1 रखूंगा तो 14 में 4 का भाग जाता नहीं था, इसलिए मैंने 24 रखा, तो 2 कब 2 में जाएगा, तो y का 2 हो गया। अंकों के योग में फिर 9 का जाना चाहिए, तो x की जगह पर 5, ऐसे करेंगे तो आंसर ये आएगा। आइए मेरे भाई, ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिनों में कर सकते हैं, उसी कार्य के लिए उन्हें कुल 1250 रुपए मिलते हैं। तो बी का हिस्सा बताओ मेरे भाई कितना होगा? तो मेरे भाई ए करता है कितने दिन में? 10 दिन में, और बी करता है कितने दिन में? 15 दिन में। तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। तो 10 तिया 30 और 15 दूना 30। तो जिस रेशो में काम करेंगे पैसा भी उसी रेशो में मिलेगा। तो मेरे भाई 3 और 2, तो दोनों को जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। तो रेशो होगा मेरे भाई 5, जोड़ने पर 5 रेशो आएगा। तो टोटल पैसा तो 1250 है, तो 5 की वैल्यू 1250 होगी। तो 5 एकम 5, इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 25, यानी कि 250 हो जाएगा। ठीक है भाई, एक की वैल्यू होगी 250। तुमसे बोला है कि बी का हिस्सा, तो मेरे भाई बी का हिस्सा कितना है? बी का हिस्सा तो 2 है, तो 2 से इसको गुणा करेंगे तो 250 दूनी होता है 500। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।